ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे इस बात का आइडिया ही नहीं था कि सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी इतनी बड़ी चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली अब मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका हूं और इसीलिए मैं अब गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वरना अगर मुझे पता होता कि सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी इतनी बड़ी चीज़ है और अगर मैं गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर पाता तो मैं उन लोगों के साथ थोड़ा लीनियंट रहता ताकि उससे सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी की इमेज थोड़ी बेहतर रह पाती। अपने दोनों कंधे उचकाते हुए साथ ही साथ अपने चेहरे पर स्माइल लिए वीर बहुत ही कैजुअली उस कम उम्र के रिसर्चर से कहता है और वीर के इतना कहते ही बहुत से रिसर्चर्स हैरानी से उसे देखने लग जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से प्रोफेसर्स भी वीर की तरफ देखे बिना रह नहीं पाते हैं। दरअसल एक्सपर्ट पैनल के बहुत से रिसर्चर्स ने भी स्प्रिंट को ट्राई किया था, लेकिन उनमें से कोई भी लेवल 10 को पास नहीं कर पाया था। ये बात सुनकर के कुक हाउस के एक सोल्जर ने स्प्रिंट को लेवल 10 पर पास किया है, वो सब काफी संतुष्ट थे क्योंकि वो सभी जानते थे कि वीर उस सिस्टम से फेमिलियर है और इसीलिए वो लेवल 10 पर स्प्रिंट को पास कर पाया है। और उन सबका यही मानना था कि इसके अलावा किसी भी कीमत पर वीर उनके जितना स्ट्रांग नहीं है। हालांकि ये बात और थी कि भौमिक रैना नाम का वो कम उम्र वाला रिसर्चर इस बात से काफी ज्यादा नाखुश था और यही वजह थी कि उसने वीर को इतना ज्यादा प्रोवोक किया था। लेकिन किसी टूर्नामेंट में बेलगांव मिलिट्री एकेडमी ने सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी को हराया है, इस बात को सुनकर वो आग बबूला ही हो गया था। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि तुमने सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी को हराया है ना? तो जरा बताओ मुझे कि तुमने कब और कहां पर ऐसा किया। वीर का मजाक उड़ाते हुए वो कम उम्र का रिसर्चर यानी भौमिक रैना वीर से कहता है, क्योंकि उसे वीर की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वेल, अब मुझे ये तो याद नहीं कि वो कौन सा गेम था, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही मामूली सी बात है। पर अगर तुम्हें जानने में इतना इंटरेस्ट है तो तुम अगर चाहो तो मेरा नाम सर्च कर सकते हो और हो सकता है कि तुम्हें दिख जाए कि मैंने बड़बोलेपन में सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी को हराया था या फिर किसी और गेम में। अपने दोनों कंधे उचकाते हुए वीर भौमिक रैना से कहता है। ये साफ जाहिर था कि वीर भौमिक रैना की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था। अब अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो प्लीज जरा दूसरों का रास्ता ब्लॉक मत करो और उन्हें आगे आने दो। वो भी यहां पर खाना खाने ही आए हैं और तुम उनका समय बर्बाद कर रहे हो। प्लेट की एज पर स्पैचुला से ठकठकाते हुए वीर भौमिक रैना से कहता है और वीर की बात सुनकर भौमिक रैना थोड़ा अपसेट हो जाता है। भौमिक रैना को हमेशा से इस बात का बहुत गर्व था कि वो सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ है और यही वजह थी कि वीर का उसकी एकेडमी को यूं हल्के में लेना उसे थोड़ा इरिटेट कर रहा था। इनफैक्ट अगर भौमिक का बस चलता तो वो अभी इसी वक्त वीर को सबक सिखा देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस समय वो डफने की स्पेसशिप में था और यहां पर वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता था जो उसकी हद के बाहर हो। लेकिन फिर भौमिक वीर को इतनी आसानी से जाने भी नहीं दे सकता था और फिर उसी समय भौमिक की नज़र प्रोफेसर जयराज कश्यप पर पड़ती है, जो बाकी सबकी ही तरह वहां पर खाना खाने के लिए आए हुए थे। प्रोफेसर, क्या आप प्लीज मेरा एक काम कर देंगे? क्या प्लीज मेरे बिहाफ पर यह चेक करके देख सकते हैं कि लड़का सच बोल रहा है या झूठ? अपने दांत भींचता हुआ भौमिक रैना प्रोफेसर जयराज कश्यप के पास जाकर उनसे लिटरली रिक्वेस्ट करता है। दरअसल डफने में ऑर्डिनरी लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था। अगर उनके पास कुछ था तो बस इंटरनल डेटाबेस का एक्सेस, और यही वजह थी कि भौमिक रैना को प्रोफेसर जयराज कश्यप से मदद मांगनी पड़ी थी। कम ऑन भौमिक, हम सब को वर्कर्स हैं और को वर्कर्स के बीच में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इसके लिए इतना सीरियस होने की या इतनी छानबीन करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातों को तो हंसी मजाक में उड़ा दिया जाता है। भौमिक रैना की बातों पर कुछ देर तक गौर करने के बाद प्रोफेसर जयराज कश्यप उससे कहते हैं, लेकिन भौमिक रैना इतनी आसानी से इस बात को जान ही नहीं देना चाहता था। नहीं प्रोफेसर, ये कोई छोटी बात नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी का ग्रेजुएट होने के नाते मैं अपनी एकेडमी के अगेंस्ट किसी भी तरह की बेकार और इंसल्टिंग बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी एकेडमी का एक्स स्टूडेंट होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी के नाम पर लगे हर दाग को साफ करूं, फिर चाहे वो किसी का लगाया हुआ झूठा दाग ही क्यों ना हो। भौमिक रैना प्रोफेसर जयराज से कहता है और प्रोफेसर जयराज के ये कहने के बाद वो गुस्से से वीर को देखता है और प्रोफेसर जयराज से ये कहने के बाद वो गुस्से से वीर को देखता है।
ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा अपसेट था, लेकिन वीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अभी भी पहले की ही तरह शांत दिमाग से अपना काम कर रहा था। रिसर्चर भौमिक रहना ये सही नहीं है। माना कि तुम एक अच्छी एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हो, लेकिन हम सभी किसी न किसी एकेडमी से तो ग्रेजुएट हुए ही हैं और हमारी एकेडमीज भी अच्छी ही थी। और तुम क्या अपनी एकेडमी में लगाए गए दाग की बात कर रहे हो? पहले तुमने वीर की एकेडमी के बारे में उल्टा सीधा बोलकर उसकी एकेडमी की बेइज्जती की थी। वीर के मोटू स्क्वाड लीडर गौरांग सिंह से अब ये सब ड्रामा और नहीं देखा जा रहा था और इसीलिए वो तुरंत ही बीच में बोलता है, मैंने किसी के लिए भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला है और ना ही किसी की बेइज्जती की है। मैं तो बस एक फैक्ट बता रहा था। मैंने उसमें क्या झूठ बोला है या किसी की बेइज्जती की है? अगर हम प्रोफेसर जयराज कश्यप से इसे इंटरनेट पर सर्च करने को कहेंगे तो हमें नेचुरली पता चल ही जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन बस झूठा इल्जाम लगा रहा है। स्क्वाड लीडर गौरांग सिंह की बात से अपसेट होते हुए भौमिक रैना उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो प्रोफेसर प्लीज अब तो आप इसे इंटरनेट पर सर्च कर ही लीजिए। प्लीज, मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि वीर कभी भी इस बारे में या किसी भी चीज के बारे में झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए प्रोफेसर प्लीज हमारे लिए आप एक बार इंटरनेट पर इस बारे में सर्च कर लीजिए ताकि हम भी वीर के मान पर लगे दाग को मिटा सकें, फिर चाहे वो किसी का लगाया हुआ झूठा दाग ही क्यों ना हो। प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करते समय मोटू स्क्वाड लीडर गौरांग सिंह आखिरी लाइन भौमिक रैना को देखते हुए कहता है, जो कि एक्चुअल में वही लाइन थी जो कुछ सेकंड्स पहले भौमिक रैना ने कही थी। अब क्योंकि स्क्वाड लीडर गौरांग सिंह ने भी यह कह दिया था, इसलिए प्रोफेसर जयराज कश्यप को इंटरनेट से कनेक्ट करना ही पड़ा था। और इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद प्रोफेसर जयराज तुरंत ही उन सभी मिलिट्री एकेडमीज कॉन्टेस्ट के बारे में सर्च करना शुरू कर देते हैं जिनमें वीर ने पार्टिसिपेट किया था। और प्रोफेसर जयराज के ऐसा करते समय सभी उनके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए थे, क्योंकि सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर सही कौन है, भौमिक रैना या फिर वीर। हालांकि ज्यादातर लोगों को उम्मीद भौमिक रैना के सही होने की थी, लेकिन फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सब रिजल्ट जानने के लिए खड़े हो गए थे। प्रोफेसर जयराज के सर्च करने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही बहुत सी एंट्रीज उनके सामने आ गई थीं और प्रोफेसर जयराज के साथ सभी रिसर्चर्स और कुक हाउस के सोल्जर्स की नजरें स्क्रीन पर अटक गई थीं। हालांकि ये बात और थी कि स्क्रीन पर नजर आए रिजल्ट को देखकर प्रोफेसर समेत सभी की आंखें शॉक के मारे खुली रह गई थीं और सभी के चेहरे सीरियस हो चुके थे। जिस समय ये टूर्नामेंट्स हुए थे उस समय पर ऑलमोस्ट सभी मीडिया ने द एम्परर द मॉन्स्टर के बीच हुए आर्चरी टूर्नामेंट को रिपोर्ट किया था। ये कहना काफी ज्यादा फेयर होगा कि इन दोनों के बीच हुआ वो मैच बहुत ही ऐतिहासिक मैच था। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस गेम ने मिलिट्री एकेडमी लीग में फतेह आलूवालिया और सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी के राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इनफैक्ट वीर के निकनेम यानी कि एम्परर को सभी तरह की मीडिया ने उस लीग में ब्रॉडकास्ट किया था। चाहे मीडिया की कोई भी रिपोर्ट उठाकर देख लो, सभी रिपोर्ट्स यही बता रही थीं कि वो गेम कैसा रहा था और उस गेम में वीर ने कैसा परफॉर्म किया था। इनफैक्ट मीडिया ने तो वीर को ऑलमोस्ट एक गॉड गिफ्टेड आर्चर तक डिस्क्राइब किया हुआ था। हालांकि ये एक तरह का एग्जैजरेशन था, लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं था कि वीर ने वाकई में बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को लीड करते हुए सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी को हराया था, जो उस समय मिलिट्री एकेडमी लीग के रूलर थे। और जैसा कि वीर ने कहा था, उस गेम में बेलगांव मिलिट्री एकेडमी ही विनर हुई थी, और वो भी छोटे मोटे मार्जिन से नहीं बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से। स्क्रीन पर नजर आ रही रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अचानक से ही वीर की तरफ रिसर्चर्स का एटीट्यूड बदल गया था। एक कुक हाउस सोल्जर, यहां तक कि डफने का भी एक कुक हाउस सोल्जर कभी भी एक बहुत अच्छा फाइटर नहीं होता है, वरना अगर ऐसा होता तो वो सोल्जर कभी भी कुक हाउस में नहीं होता। लेकिन किसी ने भी सपने में यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीर कुक हाउस के नए रिक्रूट का पास्ट इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा होगा। पूरी लीग का सबसे स्ट्रांगेस्ट इंसान कहलाना एक ऑनर की बात थी, जो कि सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुए किसी भी रिसर्चर्स ने एंजॉय नहीं किया था। यहां तक कि भौमिक रैना को भी ये स्टेटस नहीं मिला था। आफ्टर ऑल, जिस समय वो सब एकेडमी में थे उस समय उनमें कोई भी कैंपस का सबसे स्ट्रांग इंसान नहीं कहलाया जाता था। वीर, मुझे तो पता ही नहीं था कि जब तुम एकेडमी में थे तब तुम इतने ज्यादा अच्छे थे। तुमने तो झंडे गाड़ रखे हैं यार।
मोटू स्क्वाड लीडर गौरांग सिंह तो इस समय इतना ज्यादा खुश था कि अपने रॉ मटेरियल से सने हाथों से ही वो वीर की पीठ थपथपाने लगा था। कुछ रिसर्चर्स ने हमेशा से ही ऑर्डिनरी सोल्जर्स को अपने नीचे ही देखा है और इसीलिए उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है, और भौमिक रैना उन सब से बदतर था। और यही वजह थी कि मोटू स्क्वाड लीडर गौरांग सिंह इस समय वीर के हाथों भौमिक रैना के चेहरे पर थप्पड़ पड़ता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश था। कम से कम अब कोई भी रिसर्चर उन्हें नीचा दिखाने से पहले 100 बार सोचेगा। अरे ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं इतना भी अच्छा नहीं था, वो तो बस मेरा ओपोनेंट कुछ ज्यादा ही कमजोर था। वीर को जबरदस्ती किसी से पंगा लेने की आदत नहीं थी, लेकिन अगर कोई उससे पंगा लेता है तो वीर इतना भी सीधा नहीं था कि वो उस इंसान को इतनी आसानी से जाने दे। अब क्योंकि भौमिक रैना ने वीर को बुली करने की कोशिश की थी, तो वीर भी ईंट का जवाब पत्थर से ही देना जानता था। और जैसा कि वीर और बाकी सब ने एक्सपेक्ट किया था, वीर के पास्ट के बारे में जानने और वीर की बात सुनने के बाद भौमिक रैना का चेहरा गुस्से और एम्बैरेसमेंट में लाल हो गया था, और वो बिना कोई आवाज किए या बिना किसी से कुछ कहे अपना लंच बीच में ही छोड़कर वहां से तुरंत चला गया। वेल डन वीर। वो भौमिक रैना बहुत ही बदतमीज, मीन और इगोइस्टिक इंसान है। हमेशा ऐसे बिहेव करता है जैसा कि वो हम सबसे बेहतर है। इस लड़के ने मुझे भी इरिटेट किया है। वाकई में तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया। वैसे मुझे तो पता ही नहीं था कि मिलिट्री एकेडमी में तुम इतने ज्यादा कमाल के थे। एक्सपर्ट पैनल के खाने के समय हुए उस सारे किस्से के बाद वीर जैसे ही किचन में पहुंचता है, वीर का वाइस स्क्वाड लीडर राघव राव भी उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। अच्छा ठीक है, चलो खत्म करो इस बात को। किचन का दरवाजा बंद करते हुए स्क्वाड लीडर गौरांग सिंह राघव राव से कहता है और फिर वीर की तरफ देखता है। वीर, तुम्हें अब आगे फ्यूचर में बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। वो भौमिक रैना बहुत ही घटिया इंसान है, और आज जो हुआ उसे वो ना तो लाइटली लेगा और ना ही उस बात को इतनी आसानी से भूलेगा। और जहां तक मैं उस भौमिक रैना को जानता हूं, तो आज के इंसिडेंट के बाद तुम शायद ऑलरेडी उसके दुश्मनों की लिस्ट में आ चुके होगे। बहुत ही सीरियस आवाज में स्क्वाड लीडर गौरांग सिंह वीर से कहता है, और गौरांग सिंह की बात समझते हुए वीर हाँ में सर हिला देता है। मैं समझ गया कर्नल, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक कुक हाउस सोल्जर हूं, और वो भौमिक रैना एक्सपर्ट पैनल का बस एक रिसर्चर, तो ऐसे में वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर गौरांग सिंह से कहता है, जानता हूं वो यहां इस स्पेसशिप में तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब हम क्रिस्टलाइजर रूइन पहुंचेंगे तब क्या होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। उस रूइन के अंदर बहुत सी अजीब तरह की चीजें हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो किस तरह से और क्या काम करती हैं। वहां पर अगर उसने तुम्हें किसी भी तरह के ट्रैप में फंसा दिया तो फिर तुम्हारा खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक बात का बहुत ही अच्छी तरह से खास ध्यान रखना, रूइन में पहुंचने के बाद तुम कहीं पर भी अकेले नहीं जाना। तुम बस स्पेसशिप में ही रहना, ताकि वो तुम्हें किसी भी तरह से ट्रैप में फंसा ना पाए। समझ गए ना? स्क्वाड लीडर गौरांग सिंह वीर को समझाते हुए उसे वार्न करते हैं। गौरांग सिंह के साथ साथ बाकी सब भी वीर को कोई ना कोई एडवाइस देने लगते हैं, और क्योंकि वीर उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वीर भी उन सब की बात समझते हुए बस हाँ में सर हिलाता रहता है। लेकिन यार, एक बात तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आई। अगर तुम मिलिट्री एकेडमी में इतने कमाल के थे और तुम्हें मेजर की रैंक मिली थी, तो फिर तुम यहां पर एक कुक हाउस सोल्जर की तरह क्यों आए हो? तुम्हें तो किसी अच्छी जगह पर असाइन होना चाहिए था ना। चाहकर भी वाइस स्क्वाड लीडर राघव राव वीर से पूछे बिना रह नहीं पाता है, और राघव राव की बात सुनकर वीर थोड़ा नर्वस तो हो जाता है, लेकिन फिर वो बहुत ही जल्द खुद को संभाल भी लेता है। मुझे इस बात से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो सपना ही था वॉर मशीन का एक सोल्जर होने का, फिर चाहे मैं कुक हाउस सोल्जर ही क्यों ना हूं। इसीलिए तो मैं यहां पर हूं, वीर राघव राव से कहता है, और वीर की बात सुनकर राघव राव भी कन्विंस हो ही जाता है। वैसे देखा जाए तो वीर ने राघव राव से सच ही कहा था, लेकिन यह बात और है कि वीर ने उसे पूरा सच नहीं बताया। हाँ, वीर वॉर मशीन में ही एक सोल्जर की तरह जाना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ उसी वॉर मशीन का सोल्जर बनना चाहता था जिसमें रूही चौहान हो।
बस। और उसे कहीं भी जाने का कोई शौक नहीं था, और इत्तेफाक से वीर के साथ हुआ भी कुछ वैसा ही। भले ही किसी भी तरीके से हुआ हो, लेकिन अंत में वीर रूही की वॉर मशीन का ही सोल्जर बना था। और फिर इसी तरह दफने में कुछ दिन बिताने के बाद इस बार जब वीर एक बार फिर से मोराग ग्रह में एंटर हुआ, तो इवेंचुअली उसे जीरो का खूबसूरत चेहरा दिख ही गया, और उसी के साथ फाइनली वीर का इंतजार भी खत्म हो गया। लगता है अब समय आ गया है स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने का। जीरो को देखकर वीर मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचता है, और फिर मोराग ग्रह में सबको वापस बुलाने के लिए माही को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मैं आप सभी लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने के लिए निकल रहा हूं, और उस शेल्टर को हासिल करने के बाद मैं उस शेल्टर को गॉडेस गैंग की बेस की तरह इस्तेमाल करूंगा। आप सबको मैंने यहां पर इसलिए इकट्ठा किया है ताकि मैं आप लोगों को यह बता सकूं कि अगर आप लोगों में से कोई क्विट करना चाहता है तो अभी क्विट कर सकता है। मैं आप में से किसी को भी फोर्स करना नहीं चाहता, इसलिए मैं बिना किसी गिले शिकवे के आप लोगों को जाने दूंगा। अपने सामने मौजूद हर इंसान को देखते हुए और उन सभी के चेहरों के एक्सप्रेशंस पर अपनी नजरें घुमाते हुए वीर उन सभी से कहता है, और वीर की बात सुनकर अचानक से ही सब में खुसफुसाहट शुरू हो जाती है, जिसके बाद सब वीर की तरफ देखने लगते हैं। कैप्टन, आपको नहीं लगता कि हम स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि उस स्पिरिट शेल्टर के अंदर एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट और बहुत से म्यूटेंट एलियंस मौजूद हैं। हमारे पास उस स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने के लिए अभी भी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आई है, तो क्यों ना हम पहले अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा और डेवलप कर लें और फिर स्पिरिट शेल्टर तब हासिल करें जब हमने अपने ऑर्डिनरी जीन पॉइंट्स और प्राइमरी जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार कर लिया हो। उस केस में हमारा स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने का चांस ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ कैप्टन, ये सही कह रहे हैं। मुझे भी ये लगता है कि पहले हमें अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। यस कैप्टन, अब हमें कोई आइडिया नहीं है कि उस स्पिरिट शेल्टर के अंदर कितने ज़्यादा म्यूटेंट एलियंस मौजूद होंगे। आपको नहीं लगता कि इस समय उस स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने के लिए जाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है? सही बात है कैप्टन, इस समय हमारा स्पिरिट शेल्टर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। कैप्टन, अब हमारे पास इस समय ग्रुप्स में मौजूद प्राइमरी एलियंस को मारने के लायक तो स्ट्रेंथ है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो क्यों ना हम सब कुछ समय तक अभी यही करते रहें, और फिर जब हर इंसान को अपनी राय देता हुआ देखकर वीर एक गहरी सांस लेता है और अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ अपना हाथ उठाकर उन सभी को चुप रहने का इशारा करता है, और वीर के ऐसा करते ही जो इंसान अपनी बात कह रहा था वो बीच में ही चुप हो जाता है। मैंने आज यहाँ पर आप सबको अपना डिसीजन बताने के लिए बुलाया है, न कि आप सबकी राय लेने के लिए। मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं बहुत अच्छे से सोच समझ कर डिसाइड कर चुका हूँ, और इसीलिए मुझे किसी की भी राय की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को इन दो ऑप्शंस में से बस एक चुनना है। या तो आप लोग मेरे डिसीजन को एग्जीक्यूट करें या फिर क्विट कर दें। बाकी मुझे आपकी राय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो मैं अभी इसी वक्त बहुत साफ साफ बता देना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई भी इस पॉइंट पर क्विट करता है तो गॉडेस गैंग आप लोगों में से किसी को भी वापस अपने गैंग में शामिल नहीं करेगा, ना ही अभी और ना ही हमारे स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने के बाद। मेरा ये डिसीजन फाइनल है, और इसे मैं किसी भी कीमत पर और किसी के भी कहने पर नहीं बदलने वाला। अब ये आप लोगों की खुद की चॉइस है कि आप लोग इस गैंग में रहना चाहते हैं या इस गैंग से जाना चाहते हैं। डिसीजन आप लोगों का है, और मेरा किसी पर भी कोई भी जोर जबरदस्ती करने का कोई इरादा नहीं है। अपने सामने खड़ी भीड़ को सीरियसली देखता हुआ वीर बहुत ही स्ट्रिक्ट और सीरियस आवाज में सबसे कहता है, और वीर की बातें सुनकर कुछ पलों के लिए वहां पर सन्नाटा छा जाता है। और फिर, सॉरी कैप्टन, लेकिन हमारे पास इस समय ना तो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और ना ही इतने रिसोर्सेस हैं कि हम लोग स्पिरिट शेल्टर पर अपना कब्जा जमा सकें। मैं अपनी जान के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं आपके साथ इस डिसीजन में नहीं हूं। अगले ही पल भीड़ में से एक इंसान बाहर निकल आता है और अपने दांत भींचते हुए वीर से कहता है, मुझे अभी इसी वक्त इनका कॉन्ट्रैक्ट ला कर दो।
वीर उस इंसान की बात का कोई जवाब नहीं देता है और माही से उस लड़के का कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए कहता है। तुम जा सकते हो। माही के उस लड़के के कॉन्ट्रैक्ट लाने के बाद वीर तुरंत ही उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देता है और उस लड़के से कहता है, और कोई है जो इस गॉडेस गैंग से बाहर जाना चाहता है? सब पर नजर डालते हुए वीर तेज आवाज में सबसे पूछता है और वीर का सवाल सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब एक इंसान ने शुरुआत कर ही दी थी। इसलिए बहुत से लोग ने अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराने और गॉडेस गैंग को छोड़ने के लिए उस भीड़ से निकलकर बाहर आ गए थे। ज्यादातर लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं था कि वीर वाकई में स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर सकता है। आफ्टर ऑल, उस स्पिरिट शेल्टर के अंदर इतने सारे म्यूटेंट एलियंस और एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट मौजूद थी जो कि बेसिकली इमॉर्टल थी। वो सब चीजें उन लोगों के लिए कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी मुसीबतें थी। अपने स्पिरिट स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने से पहले वो स्पिरिट्स अपने खुद के शेल्टर में ऑलमोस्ट इमॉर्टल होती हैं। इसके अलावा ये कोई भी नहीं जानता था कि उस स्पिरिट शेल्टर के अंदर कितने सारे म्यूटेंट और प्राइमरी एलियंस मौजूद हैं। गॉडेस गैंग में कुल मिलाकर 200 लोग थे और उनमें से ज्यादातर लोग अभी भी प्राइमरी जीन पॉइंट्स काउंट में बहुत पीछे थे। इनफैक्ट वो सब तो अभी प्राइमरी एलियंस के साथ भी 1-on-1 नहीं लड़ सकते थे। फिर स्पिरिट शेल्टर तो सिंपली बहुत ही ज्यादा बड़ा गोल था और यही वजह थी कि ज्यादातर लोग स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने के लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। गॉडेस गैंग, जिसमें कुल मिलाकर 200 लोग थे, देखते ही देखते बहुत जल्द अपने आधे से ज्यादा मेंबर्स खो देता है और फिर अंत में गॉडेस गैंग में बस करीब 3 दर्जन लोग ही बाकी रह जाते हैं। लेकिन इतने सारे लोगों को गॉडेस गैंग छोड़कर जाते हुए देखकर भी वीर जरा सा भी घबराया नहीं था। दरअसल वीर एडवांस में ही ऐसी सिचुएशन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था। हाँ, ये बात और थी कि वीर ने इतने सारे लोगों को खोना एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन सभी के गॉडेस गैंग छोड़कर जाने के बाद जब वीर एक बार फिर से बाकी बचे लोगों पर नजर डालता है तो वो देखता है कि गॉडेस गैंग में बाकी बचे रहने वाले ज्यादातर लोग रेयांश देशमुख जैसे कम उम्र के लोग थे। उनमें से बस कुछ ही लोग ऐसे थे जो ज्यादा उम्र के थे। लेकिन वीर सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड तब हुआ जब उसने एक ऐसे इंसान को गॉडेस गैंग के बीच में अभी भी खड़े हुए देखा जिसके होने की वीर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वीर ने देखा कि अधेड़ उम्र का वो आदमी जो हमेशा से ही उस पर सरकास्टिक कमेंट्स मारा करता था, वो अभी भी टीम में था और बाकी सब की तरह उसने गॉडेस गैंग को छोड़कर जाने का डिसीजन नहीं लिया। वीर को अभी भी याद है उस अधेड़ उम्र के आदमी का नाम सक्षम छाबरा था और वो यहां मोरा ग्रह पर करीब 20 साल पहले एक सीक्रेट इवॉल्वर की तरह आया था। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो इस तरह की बेकार जगह पर आकर फंस जाएंगे। 20 सालों तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। इनफैक्ट जब वीर ने गॉडेस गैंग को एस्टैब्लिश किया था तब भी आकेश अंकल के कहने पर उन्होंने गॉडेस गैंग तो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। और यही वजह थी कि सक्षम छाबरा को अभी भी गॉडेस गैंग में देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान था। पर फिर वो उनकी खुद की चॉइस थी और जैसे वीर किसी को गैंग छोड़कर जाने से रोक नहीं सकता था, वैसे ही वो किसी को गैंग में रुकने से भी नहीं रोक सकता था। और इसीलिए अगर सक्षम छाबरा गैंग में रुकना चाहते थे तो वीर को उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोस्त, क्या वाकई में हम लोग अभी भी स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने के लिए जाएंगे? I mean, हमारी गैंग के आधे से ज्यादा लोग तो हमें छोड़कर चले गए हैं। फिर ऐसे में हम कैसे? सरप्राइजिंगली रचित झा भी गॉडेस गैंग को छोड़कर नहीं गया था। हालांकि वीर को लगा था कि गॉडेस गैंग को सबसे पहले छोड़कर जाने वाला वही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रचित झा अभी भी गॉडेस गैंग का हिस्सा था और अभी वही बाकी बचे लोगों पर एक नजर डालते हुए धीमी आवाज में वीर से पूछता है, ऑफ कोर्स, मैंने कहा था ना कि मेरा फैसला किसी भी कीमत पर या किसी भी वजह से नहीं बदलेगा। अगर मैंने कहा कि कल हम जाएंगे तो मतलब हम लोग जाएंगे। आधे से ज्यादा लोग तो क्या, अगर यहां से सारे के सारे लोग भी चले जाएंगे तो भी मेरा ये डिसीजन नहीं बदलेगा और ना ही मेरा प्लान। वीर रचित झा से कहता है और फिर बाकी बचे लोगों पर एक नजर डालता है। आप सब यहां पर रुककर मेरे फैसले में मेरा साथ दे रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी को
थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू मुझ पर और मेरे फैसले पर विश्वास करने के लिए। अब आप सब वापस जाइए और जाकर कल की तैयारी करिए। कल सुबह ठीक 6:30 बजे हम सभी वापस यहीं पर इकट्ठा होंगे। ना 1 मिनट इधर, ना 1 मिनट उधर। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। वीर सबसे जाने के लिए कहता है और वीर की बात सुनकर सभी ओके कैप्टन कहकर वहां से चले जाते हैं। दरअसल वीर ने कल तक इंतजार करने के लिए और तुरंत वहां से स्पिरिट शेल्टर की तरफ ना निकलने के लिए सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि वो बाकी के बचे लोगों को भी एक बार टेस्ट कर लेना चाहता था। हो सकता है कि वो सब के सब इस समय एक्साइटेड और मोटिवेटेड हों, लेकिन रात भर कंसिडर करने के बाद अगर फिर भी वो लोग वीर के साथ स्पिरिट शेल्टर जाने की हिम्मत करते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि वो लोग वाकई में टीम के रफ डायमंड्स हैं। इन सभी लोगों को किसी भी कीमत पर इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वीर को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसके साथ कितने लोग खड़े हैं। जब तक वो और जीरो वहां पर हैं, वो दोनों खुद अपने ही स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर लेंगे। वीर उन लोगों को अपने साथ सिर्फ इसलिए लेकर जा रहा था ताकि वीर उन लोगों में से पोटेंशियल टैलेंट्स को सेलेक्ट कर सके। आफ्टर ऑल उन सभी के स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने के बाद कोई तो होना चाहिए ना स्पिरिट शेल्टर को ऑपरेट करने के लिए। वीर, क्या तुम वाकई में इन लोगों को साथ लेकर जाओगे स्पिरिट शेल्टर हासिल करने के लिए? सबके वहां से चले जाने के बाद माही बहुत ही सीरियस आवाज में वीर से पूछती है, अब क्या क्या तुम्हें भी इस बात पर भरोसा नहीं है कि मैं स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर सकता हूं? माही की बात सुनकर वीर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उसे देखते हुए उससे पूछता है, वेल, अगर सिर्फ प्योर स्ट्रेंथ के बेसिस पर जज करें तो यह वाकई में बहुत ज्यादा टफ काम है, लेकिन वीर की बात सुनकर एक गहरी सांस लेने के बाद माही वीर से कहती है और फिर 1 सेकंड का पॉज ले लेती है। लेकिन क्या? माही को बीच में पॉज लेता हुआ देखकर वीर अपनी आईब्रोज ऊपर की तरफ चढ़ाकर उससे पूछता है, लेकिन मैं उस सनकी को जानती हूं जिसने टाइटन ग्रह पर अकेले अपने दम पर अपनी पहचान बनाई थी। वो भी तब जब उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा था। और सिर्फ टाइटन ग्रह पर ही नहीं, यहां मोराग ग्रह पर भी उसी सनकी ने अपना एक अलग नाम बनाया है और बहुत से लोगों का आइडल भी बना है। अगर वो ये सब कर सकता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। वैसे भी अवनी को हमेशा से ही तुम पर भरोसा रहा है और अब तो मैं भी उसी कैटेगरी में आ गई हूं। सो मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं सुबह होते होते हम इन बचे हुए लोगों को भी न खो दें। माही एक ऐसी लड़की नहीं थी जो आसानी से दूसरों की बातों में आ जाए और इसीलिए उसका जवाब एकदम ऑनेस्ट था। चलो, अगर एक वक्त के लिए ये मान लेते हैं कि सुबह होते होते हम इन बचे हुए लोगों को भी खो देंगे, तो क्या तभी तुम मेरे साथ स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने के लिए चलोगी या नहीं? माही के जवाब से इम्प्रेस्ड वीर उससे पूछना जारी रखता है, भला एक सबऑर्डिनेट अपने कैप्टन को छोड़कर कहां जा सकती है? ऑफ कोर्स, भले ही कोई और तुम्हारे साथ चले या ना चले, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो मेरा जवाब हाँ है। माही बहुत ही सीरियस आवाज में वीर के सवाल का जवाब देती है और माही की टोन से वीर को यह साफ समझ में आ रहा था कि माही अपना कहा हुआ एक एक शब्द मीन करती है। तो फिर सारी टेंशन छोड़ो और वापस जाकर कल के लिए प्रिपेयर रहो। हम लोग कल सुबह यहां से निकलेंगे। माही को इस तरह से किसी भी हाल और किसी भी सिचुएशन में अपने साथ खड़ा हुआ देखकर वीर बहुत खुश था और इसीलिए वीर मुस्कुराते हुए माही से कहता है। वीर की बात सुनकर माही हाँ में सर हिलाती और वहां से चली जाती है। और फिर अगली सुबह, जैसा कि वीर ने एक्सपेक्ट किया था, गॉडेस गैंग में बचे हुए बाकी लोगों में से बहुत से लोग मिसिंग थे और अंत में वीर, माही, जीरो, आकेश अंकल, रचित झा, रेयांश देशमुख और सक्षम छाबरा को मिलाकर अब स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने के लिए गॉडेस गैंग में कुल 20 लोग ही बचे थे। लेट्स गो। वीर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता है और सभी को उस बड़े से माउंटेन की तरफ जाने को कहता है जहां पर वो स्पिरिट शेल्टर लोकेटेड था। जब वीर और उसका ग्रुप वहां से चला जाता है तब बहुत से लोग उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। उन सभी को ऐसा लग रहा था कि वीर इस समय सिवाय पागलपन के और कुछ नहीं कर रहा है। आफ्टर ऑल, इतने कम लोगों को लेकर स्पिरिट शेल्टर को हासिल करना किसी सुसाइड अटेम्प्ट से कम थोड़े ना है। भले ही वीर की टीम में आकेश अंकल थे जो सबसे स्ट्रांग फाइटर हैं, वो भी चाहे कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन बस एक ही म्यूटेंट एलियन के अगेंस्ट
अच्छे थे। चलो एक वक्त के लिए अगर ये भी मान लें कि वीर एक या दो म्यूटेंट एलियंस का सामना कर भी लेता है, तब भी बाकी के बचे सब लोग आखिर क्या ही कर लेंगे। इसके अलावा उनमें से ज्यादातर लोग बस म्यूटेंट इवॉल्वर्स ही थे। केवल एक या दो लोग ही ऐसे थे जो सेक्रेड इवॉल्वर्स थे। इनफैक्ट वीर अपने साथ जो टीम लेकर आया था उसमें 3 ऐसे कम उम्र के लोग भी थे जो बस प्राइमरी इवॉल्वर्स ही थे। जाहिर सी बात थी कि इन सब के बाद किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं होगा कि इस तरह के 20 लोग एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हर किसी को यही लग रहा था कि वो सब के सब पागल हो चुके हैं। इनफैक्ट कम उम्र के लोगों को यूं वीर को फॉलो करता हुआ देखकर बहुत से लोगों को तो तरस तक आ रहा था। आफ्टर ऑल उन सभी के हिसाब से वो सब के सब केवल सुसाइड करने ही तो जा रहे थे। ऑफ कोर्स बहुत से लोग उन सभी को जाता हुआ देखकर खुश भी थे। इनफैक्ट वो सब तो यहाँ तक सोच रहे थे कि स्टार ग्रुप से मिल रही रिस्पेक्ट के साथ साथ एक नामी खानदान से आने की वजह से वीर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो गया है और इसीलिए वो स्पिरिट शेल्टर में मरना ही डिजर्व करता है। हालांकि साथ ही साथ उन्हें इस बात का दुख ज़रूर था कि इन सब में वो लोग आकेश अंकल और कम उम्र के उन लोगों के जैसे कुछ अच्छे लोगों को भी खोने वाले हैं। और जो महाबदतर कैरेक्टर वाले लोग थे वो तो यहाँ तक दुआ कर रहे थे कि उस स्पिरिट शेल्टर में वीर मर जाए और माही और जीरो वहाँ से सेफली वापस आ जाए, ताकि वो लोग उन दोनों के आसपास भंवरों की तरह मंडराते हुए एक चांस मार पाएं। जहाँ एक तरफ गॉडेस गैंग से निकले हुए लोगों के मन में इस तरह के अलग अलग ख्याल चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वीर समेत वो 20 लोग हैवी स्नो में स्पिरिट शेल्टर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और फिर देखते ही देखते बहुत जल्द वो सभी 20 लोग उस बड़ी सी स्नो फील्ड में कहीं गायब हो गए। बहुत से लोगों का तो ये भी मानना था कि अब वो सभी लोग शायद हमेशा हमेशा के लिए चले ही गए हैं। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ गॉडेस गैंग से निकले हुए मेंबर्स ही इस लड़ाई को लेकर पॉजिटिव नहीं थे, बल्कि जो कम उम्र के लोग गॉडेस गैंग में बचे हुए थे वो सब भी उस लड़ाई को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे। और कहीं ना कहीं उन्हें भी यही लग रहा था कि वो सब के सब सुसाइड मिशन पर निकले हैं, लेकिन सिर्फ अपने पैशन की वजह से वो लोग ये रिस्क लेने को तैयार थे। और किसे पता, हो सकता है कि इस रिस्क को लेना शायद आगे उनके फ्यूचर के लिए मददगार साबित हो जाए। लेकिन फिर उन सभी को चिंता तो हो ही रही थी। आफ्टर ऑल वो लोग किसी छोटी मोटी स्पिरिट से नहीं बल्कि एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट से लड़ने जा रहे थे। आज से पहले वो लोग कभी भी स्पिरिट शेल्टर या किसी नाइट शेल्टर के आसपास भी नहीं गए थे और अब यह उनका पहला एक्सपीडिशन था और पहले ही एक्सपीडिशन में उनका टारगेट एक एरिस्टोक्रेट शेल्टर था। जाहिर सी बात है कि उन सभी का नर्वस होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात थी। जितना ज़्यादा वो लोग स्नो माउंटेन के करीब पहुंच रहे थे उतने ही ज़्यादा वो सब के सब नर्वस हो रहे थे। यहाँ तक कि आकेश अंकल के चेहरे पर भी एक सीरियस लुक आ चुका था। अब क्योंकि आकेश अंकल को विपुल रहेजा पर अंधविश्वास था और आकेश अंकल के अकॉर्डिंग वीर विपुल रहेजा का ही वंशज है, इसलिए आकेश अंकल क्विट नहीं करना चाहते थे। वैसे भी आकेश अंकल एक बात के लिए पूरी तरह से श्योर थे कि वीर एक बेवकूफ़ इंसान नहीं है, लेकिन उनकी नज़रों में भी उन सब के पास अभी भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो लोग स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर सके। ऐसे में अगर वीर के पास कोई भी बैकअप नहीं हुआ तो वो लोग एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे थे और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उन लोगों के लिए अपनी मौत से बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना? गिरते हुए स्नो फ्लेक्स के बीच स्नो माउंटेन की तरफ बढ़ते हुए जीरो का हाथ पकड़कर वीर पूछता है और अपने मुंह से फूंक मार मार कर उसके हाथों को गर्म करने लगता है। नहीं, वीर की बात सुनकर जीरो अपना सर हिलाते हुए बस इतना सा ही जवाब देती है और उसकी बात सुनने के बाद वीर को रियलाइज होता है कि जीरो की फिजिक वीर की फिजिक से कहीं ज्यादा अच्छी है और यही वजह थी कि इस तरह का मौसम भी किसी भी कीमत पर जीरो को डरा नहीं सकता था। देखो, ये आ गया स्पिरिट शेल्टर, पर अभी भी मेरा एक सवाल है, क्या हम वाकई में ऊपर जा रहे हैं? अपने सामने मौजूद वो बड़ा सा माउंटेन देखकर रचित झा एक बार फिर से वीर से पूछता है। कोई शक?
रचित झा की बात का वीर बस इतना सा ही जवाब देता है और अपने जूनियर गोल्डन शेर को उस बड़े से माउंटेन पर चढ़ने के लिए कहता है। बाकी बचे हुए लोग अपने चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के साथ पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक एक करके वीर को फॉलो करते हुए ऊपर माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनमें से बहुत से लोग अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशंस के स्पिरिट शेल्टर, जो देखने में किसी पुराने किले की तरह लग रहा था, उसको देखते हुए तेजी से चले जा रहे थे। स्पिरिट शेल्टर इस समय काफी ज्यादा शांत था। सिवाय स्नो के गिरने की आवाज के वहां पर और कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो स्पिरिट शेल्टर किसी बेजान किले के जैसा लग रहा था, जहां पर रहने वाला कोई भी ना हो। स्पिरिट शेल्टर के आसपास ऐसा सन्नाटा देखकर राकेश अंकल, रचित झा और माही चाहकर भी कंफ्यूज्ड होते हुए सोच में पड़े बगैर रह नहीं पाते हैं। ये ऑब्वियसली काफी ज्यादा एबनॉर्मल था। जिस तरह के एलियंस और स्पिरिट्स स्पिरिट शेल्टर में रहते हैं, उस हिसाब से उन एलियंस और स्पिरिट्स को उन्हें बहुत देर पहले ही नोटिस कर लेना चाहिए था। लेकिन सरप्राइजिंगली वहां पर तो किसी भी तरह का कोई भी शोर नहीं था। वैसे तो स्पिरिट शेल्टर के गेट्स खुले हुए थे, लेकिन उसके अंदर से कोई भी एलियन बाहर नहीं आया, जो कि एक्चुअल में देखने में काफी ज्यादा अजीब था। एक सेकंड रुको। वीर ग्रुप को रुकने के लिए कहता है और अपने गोल्डन पथरीले कीड़े के किंग को बुलाकर उसे शेल्टर के गेट्स की तरफ उड़ने का ऑर्डर देता है। और देखते ही देखते बहुत जल्द गोल्डन पथरीले कीड़ों का किंग वापस भी लौट आता है। और वो गोल्डन पथरीले कीड़ों का किंग वापस आने के बाद वीर के पास जो मैसेज लाया था, वो यही था कि स्पिरिट शेल्टर में इस समय कोई भी नहीं है, एक सिंगल एलियन भी नहीं, कुछ भी नहीं। गोल्डन पथरीले कीड़ों के किंग का मैसेज सुनकर वीर थोड़ा कंफ्यूज होकर सोच में पड़ जाता है। ये सिचुएशन क्लियरली पूरी तरह से उसके एक्सपेक्टेशंस से परे थी। अब जब वीर और बाकी के ग्रुप को यह मैसेज मिल ही गया था कि वहां स्पिरिट शेल्टर में कोई भी नहीं है, तो वो सब के सब अपने आसपास सतर्कता से देखते हुए उस स्पिरिट शेल्टर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हें भी वहां पर ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्पिरिट शेल्टर पूरी तरह से खाली है। अपनी डेस्टिनेशन पर स्मूथली पहुंचने के बाद वीर स्पिरिट शेल्टर के गेट्स को खोलता है और एक हॉल के अंदर जाता है, जो देखने में किसी पैलेस की तरह लग रहा था। और जैसा कि वीर ने स्पिरिट स्टोन्स के बारे में सुना था, वाकई में वहां पर देवता के एक बड़े से स्टैचू के आईब्रोज के बीच में एक अल्यूरिंग ग्लो के साथ एक स्पिरिट स्टोन मौजूद था। स्पिरिट स्टोन अपने सामने का नजारा देखकर रेयांश और बाकी के कम उम्र के लड़के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जब किसी स्पिरिट का स्पिरिट स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब चाहे वो स्पिरिट कहीं पर भी क्यों ना हो, लेकिन वो मर ही जाएगी। खैर, इससे पहले कि कोई उस स्पिरिट स्टोन की तरफ जा भी पाता, अचानक से ही कमरे के साइड से आकर एक साया उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। देखने में वो साया एक एलिगेंट लड़की की तरह था, जो अपने हाथ में आइस से बना हुआ डंडा लिए हुए एक प्रीस्ट की तरह ड्रेस थी। ये वही एरिस्टोक्रेट स्पिरिट थी जिसे वीर ने उस दिन देखा था। अटेंशन! सभी अपनी अपनी डेविल सोल्स के साथ तैयार हो जाओ। अपनी डेविल सोल को बुलाते हुए आकेश अंकल जोर से चिल्लाते हैं। एक्चुअली अगर आकेश अंकल ने सबको वार्न नहीं भी किया होता, तब भी सब ने ऑलरेडी अपनी अपनी डेविल सोल बुला ली थी और वो सब अपने आसपास सतर्कता से देख रहे थे। दूसरी तरफ वो स्पिरिट अपने चेहरे पर बेरहम स्माइल के साथ अपने सामने मौजूद लोगों को देखती हुई अपने हाथ के डंडे को ऊपर उठाती है। उस स्पिरिट के ऐसा करते ही अचानक से ही उस स्पिरिट की पूरी बॉडी रोशनी से कवर हो जाती है, जिसके बाद वो स्पिरिट लाल रंग के पैटर्न के साथ आइस आर्मर में ढके एक एरिस्टोक्रेट फाइटर में बदल जाती है और उस स्पिरिट का बर्फ का वो डंडा बर्फ के भाले में बदल जाता है और इसी दहाड़ के साथ ऑलमोस्ट तुरंत ही हर तरह के एलियन उस खाली कासल में आना शुरू हो जाते हैं। सैकड़ों और हजारों की तादाद में बर्फ के कवच वाले एलियंस और बाकी तरह के एलियंस अपने स्पिरिट शेल्टर में आए घुसपैठियों पर अटैक करते हुए उस हॉल को घेरना शुरू कर देते हैं। सब लोग गहराई में जाकर उस स्पिरिट स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दो, जल्दी! देवता के स्टैचू की तरफ तेजी से बढ़ते हुए आकेश अंकल जोरों से चिल्लाते हुए सबसे कहते हैं।
लेकिन इससे पहले कि आकेश अंकल कोई भी कदम उठा पाते, अचानक से उस स्टैचू के पीछे से करीब दर्जन भर एलियंस निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिनमें से हर एक एलियन एक म्यूटेंट एलियन था। वहां पर बड़े बड़े स्नो वुल्फ और बियर्स तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ घने अंधेरे के जैसे काले रंग के बैट्स और सभी तरह की चिड़ियां भी मौजूद थीं। उन सभी म्यूटेंट एलियंस ने स्टैचू की तरफ जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। इसके अलावा उन्हें खुद एरिस्टोक्रेट स्पिरिट लीड कर रही थी। ये नज़ारा इतना ज़्यादा शॉकिंग था कि खुद आकेश अंकल भी बुरी तरह से हैरान और शॉक थे और अपनी जगह पर रुक गए थे। चाह कर भी उन्हें स्पिरिट स्टोन डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने का रास्ता ढूंढना इम्पॉसिबल लग रहा था। और जैसे कि यह काफ़ी नहीं था कि तभी बाहर से भी एलियंस का एक ग्रुप हॉल के अंदर किसी बाढ़ की तरह आना शुरू हो गया। हालांकि थे तो वो सब प्राइमरी एलियंस ही, लेकिन वो सब के सब तादाद में इतने ज़्यादा थे कि अगर वीर और उसका ग्रुप उन एलियंस को मारकर बाहर निकलने का रास्ता बनाना भी चाहे, तब भी उन्हें ऐसा करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसके अलावा वो सब के सब इस समय स्पिरिट शेल्टर के अंदर थे और बाहर जाने के गेट्स भी बंद हो गए थे। यही वजह थी कि अब अगर वो लोग यहाँ स्पिरिट शेल्टर से बाहर जाना भी चाहें तो भी वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। ह्यूमन, तुमने मेरा पेट चुराया है और इस चीज के लिए तुम बहुत पछताओगे। उस स्पिरिट का ठंडा चेहरा पूरी तरह से इमोशनलेस था और अपने बर्फ के भाले को वीर की तरफ पॉइंट करते हुए वो उससे कहती है। और फिर उस स्पिरिट के इस सेंटेंस के ठीक बाद ढेरों बर्फ के कवच वाले एलियंस बाढ़ की तरह हॉल में आना शुरू कर देते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर सभी अपने सामने मौजूद लोगों के ग्रुप पर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली सभी एक चीज नोटिस करते हैं कि म्यूटेंट एलियंस उन पर अटैक नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ देवता के उस स्टैचू को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। इससे ये बात साफ साफ पता चल रही थी कि पहले अनगिनत प्राइमरी एलियंस का इस्तेमाल करके वो सब के सब वीर और उसके ग्रुप को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट अपने हाथ में बर्फ का भाला लिए उस स्पिरिट ने खुद भी वीर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। वीर से बदला लेने की चाहत में वो स्पिरिट वीर को खुद अपने हाथों से मारना चाहती थी। इतने सारे एलियंस को अपने सामने देखकर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया था। आफ्टर ऑल वो सब के सब इस जगह पर ट्रैप जो हो गए थे। अब ना तो वो सब यहां से बाहर जा सकते थे और ना ही अंदर गहराई में जाकर उस स्पिरिट स्टोन को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग अब एक डेड एंड पर पहुंच चुके थे और अब वहां से उनके सर्वाइवल की कोई उम्मीद नहीं थी। चलो जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं, हो सकता है कि हमारे पास बाहर जाने का अभी भी एक मौका हो। एलियंस के बीच में सबको फंसा देखकर रचित झा तेज आवाज में चिल्लाते हुए सबसे कहता है, एक काम करो, तुम दरवाजे पर पहरा दो और मैं स्पिरिट स्टोन की तरफ जाता हूं। रचित झा की बात सुनकर वीर उससे कहता है और उस स्पिरिट की तरफ जाने लगता है। वीर की बात सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। किसी को भी अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। दर्जनों म्यूटेंट एलियंस के उस देवता के स्टैचू को गार्ड करने के साथ वो सब के सब मिलकर भी अप्रोच नहीं कर सकते थे। फिर अकेले वीर के लिए वो सब करना किस तरह से पॉसिबल होगा? बस यही ख्याल सबके मन में चल रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वीर को रोकने की कोशिश भी कर पाते, वीर ऑलरेडी उस देवता के स्टैचू की तरफ बढ़ चुका था और बाकी के लोगों को पहले उन अनगिनत बर्फ के कवच वाले एलियन से लड़ते हुए दरवाजे को ब्लॉक करना पड़ रहा था। लेकिन वहां पर इतने सारे एलियंस मौजूद थे कि किसी भी कीमत पर वो सब ज्यादा लंबे समय तक उन एलियंस को नहीं रोक पा रहे थे। यहां तक कि अगर एलियंस खुद भी उन लोगों के हाथों मरना चाहें, तब भी उन एलियंस को मारते मारते उन सभी के हाथ थक जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वीर इस सिचुएशन को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था, बल्कि वो तो उस स्पिरिट की तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे कि उसे उस स्पिरिट से कोई खतरा ही ना हो। मानना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तुम। इनफैक्ट स्मार्ट तो बहुत ही छोटा शब्द है, मुझे तुम्हें चालाक बुलाना चाहिए। बहुत ही चालाकी से तुम हम सबको अपने ट्रैप में फंसाने में कामयाब हो गई। स्पिरिट की तरफ जाते हुए वीर बहुत ही शांति से उससे कहता है और वीर की बात सुनकर उस स्पिरिट के होंठ मुस्कुराहट में बदल जाते हैं और उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन के एक्सप्रेशंस
आ जाते हैं। जिस पल तुमने मेरे अगेंस्ट जाने का फैसला लिया था उसी पल तुम्हारी मौत तय हो गई थी। वीर की बात सुनकर वो स्पिरिट अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के कहती है, बात तो सही कही है तुमने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस एक चीज है जो तुमने गलत कर दी। उस स्पिरिट की तरफ चलता हुआ वीर अपनी बात कहना जारी रखता है और वीर की बात सुनकर वो स्पिरिट कंफ्यूज हो जाती है। वो क्या? आखिर ऐसी क्या गलती हुई है मुझसे? अनएक्सपेक्टेडली वो स्पिरिट अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए वीर से पूछती है, तुम्हें मुझे इतनी दूर तक नहीं आने देना चाहिए था, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे फेवरेट ट्रैप ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन गया है। इतना कहते ही वीर किसी टोर्नेडो की तरह तेजी से भागता हुआ उस स्पिरिट स्टोन के साथ मौजूद देवता के बड़े से स्टैचू की तरफ जाने लगता है। वीर को स्पिरिट स्टोन के साथ मौजूद देवता के बड़े से स्टैचू की तरफ जाते हुए देखकर उस स्पिरिट के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वो अपने बर्फ के भाले को वीर की तरफ फेंकते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इन सब के बावजूद वीर ने अपनी स्पीड एक सेकंड के लिए भी कम नहीं की थी। अपने पैरों से अपनी कमाल की स्ट्रेंथ के इस्तेमाल के साथ साथ वीर अपनी बॉडी को भी हॉरिजॉन्टल रखते हुए आगे की तरफ भागता जा रहा था। जमीन पर ऑलमोस्ट लेटे हुए वीर बहुत ही अजीब सा पोज के साथ उस स्पिरिट के अटैक को डॉज करता जा रहा था और बहुत ही तेज स्पीड के साथ उस देवता के स्टैचू की तरफ बढ़ना कंटिन्यू करता रहा। इस तरफ वीर को देवता के स्टैचू की तरफ बढ़ता हुआ देखकर सभी म्यूटेंट एलियंस जोरों से गुर्राते हैं और नरक के किसी शैतान की तरह सभी वीर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सक्षम छाबरा अपने चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के साथ वीर को उन म्यूटेंट एलियंस के बीच में जाते हुए देखते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे मानो कि वीर में वो अपना बीता हुआ कल देख रहे हों। 20 साल पहले जब वो यहां पर आए थे तब वो भी वीर के जितने ही बहादुर थे। उन दिनों और उस एज में जब इंसानों के लिए एक सेक्रेड ब्लड एलियन को मारना भी मुश्किल था, उस समय सक्षम छाबरा ने बस अपनी लगन, टैलेंट और अपनी फैमिली के स्पेशल प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करके अपने सेक्रेड जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार किया था और टाइटन ग्रह से एक सेक्रेड ब्लड इवॉल्वर की तरह इवॉल्व होकर निकले थे। लेकिन मोराग ग्रह में एंटर होने के बाद जब वो अपने सपने बस पूरे ही करने वाले थे तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो कितनी बेकार सी जगह पर आकर फंस गए हैं। न तो उनके पास कोई स्ट्रांग टीममेट्स थे और न ही कोई अवेलेबल डेविल सोल्स। इनफैक्ट प्राइमरी एलियंस को मारने की कोशिश करते समय भी उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ गया था। इसके अलावा साथ ही साथ हर समय उन्हें हर कीमत पर उस स्पिरिट शेल्टर और एलियंस के बड़े ग्रुप्स को अवॉइड भी करना पड़ता था। शुरुआत में तो सक्षम छाबरा थोड़ी बहुत उम्मीद के साथ लड़ भी लिया करते थे, लेकिन फिर बहुत ही जल्द उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि इस जगह पर तो अपने ऑर्डिनरी जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को ही पार कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर प्राइमरी जीन पॉइंट्स की तो बात ही छोड़ दो। इसका ये मतलब नहीं था कि सक्षम छाबरा एक ऑर्डिनरी एलियंस को मारने के लिए स्ट्रांग नहीं थे, वो पूरी तरह से उसके काबिल थे, लेकिन वहां पर बहुत तरह के ऑर्डिनरी एलियंस ही मौजूद थे। और जब सक्षम छाबरा ने एक तरह के बहुत से एलियंस का मीट खा लिया था तब उस तरह के एलियंस से तो उन्हें ऑर्डिनरी जीन पॉइंट्स भी हासिल होना बंद हो गए थे और अगर उन्हें बाकी के ऑर्डिनरी एलियंस को ढूंढने के लिए जाना होता तो उसके लिए उन्हें स्पिरिट शेल्टर के पार जाना पड़ता, जो एक ऐसी चीज थी जिसे वो चाहकर भी अचीव नहीं कर सकते थे। और सिर्फ ऑर्डिनरी ही नहीं बल्कि प्राइमरी एलियंस के साथ भी यही केस था, जिसकी वजह से सक्षम छाबरा बहुत ही डेस्परेट हो गए थे। और यही वजह थी कि किसी भी कीमत पर वो अपने ऑर्डिनरी और म्यूटेंट जीन पॉइंट्स को बढ़ाना कंटिन्यू नहीं रख पाए थे और इसीलिए सक्षम छाबरा आज तक एक म्यूटेंट एलियन को भी नहीं मार पाए थे। और इसी तरह से सक्षम छाबरा ने पूरी तरह से उम्मीद खो दी थी। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और अगर इंसान के पास उम्मीद ही नहीं बचती है तो फिर उसका जीना या मरना एक बराबर होता है। सक्षम छाबरा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब उन्होंने उम्मीद खो दी थी
तब इन 20 सालों में उन्होंने अपना हर एक दिन बिना कुछ किए ही बिताया था। और फिर 20 सालों के बाद वीर मोराग ग्रह में आया और उसी जगह पर असाइन हुआ जहां पर 20 साल पहले सक्षम छाबरा असाइन हुए थे। और वीर को वहां पर देखकर सक्षम छाबरा को वैसा महसूस होता है जैसे कि उन्होंने 20 साल पहले का अपना खुद का नया रूप देख लिया हो। इतना कॉन्फिडेंट, प्राउड और एरोगेंट। वो सभी क्वालिटीज जो 20 साल पहले सक्षम छाबरा में भी थीं, वो सब उन्होंने वीर में देख ली थीं। सबकॉन्शियसली ही सक्षम छाबरा ने वीर को ना कहने की भी कोशिश की थी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 20 साल पहले के सक्षम छाबरा यानी खुद को किया था। लेकिन वीर के एक के बाद एक चमत्कार करने के बाद अचानक से ही सक्षम छाबरा को रियलाइज होता है कि ऊपर से चाहे वो वीर पर कितने ही सरकास्टिक कमेंट्स मारते रहे हों, लेकिन दिल से वो हमेशा ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली यही चाहते थे कि वीर अपनी हर कोशिश में जरूर कामयाब हो, क्योंकि वीर में उन्हें जवानी का सक्षम छाबरा नजर आता है। वाकई में ना तो वो हारना चाहते थे और ना ही वो एक लूजर की तरह रहना चाहते थे। भले ही वो खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस जगह पर वो किसी को तो सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते थे। और यही वजह थी कि सक्षम छाबरा ने गॉडेस गैंग को ज्वाइन किया था। यहां तक कि जब बहुत से लोगों ने उन्हें गॉडेस गैंग छोड़ने के लिए भी कहा, तब भी उन्होंने गॉडेस गैंग को नहीं छोड़ा था और वीर के पीछे पीछे वो भी स्पिरिट शेल्टर तक आ ही गए थे। वो सिर्फ वीर को एक मौका देना चाहते थे, या शायद वो वीर को नहीं बल्कि खुद को एक मौका देना चाहते थे। शायद वाकई में इस दुनिया में चमत्कार नाम की चीज होती है और शायद वो एक बार फिर से एक नई शुरुआत कर सकें। इस समय सक्षम छाबरा की उम्र 40 साल की थी। हो सकता है कि अब वो जवान नहीं रहे हों, लेकिन अभी भी वो इतने ज्यादा बूढ़े भी नहीं थे। जब आकेश अंकल इस उम्र में आकर इतना जोश दिखा सकते थे, तो सक्षम छाबरा तो अभी भी उनकी आधी उम्र के थे। और यही वजह थी कि सक्षम छाबरा एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े होना चाहते थे। अपना पूरा दम लगाकर कुछ हासिल करने की चाहत और जोश को एक बार फिर से महसूस करना चाहते थे और एक बार फिर से अपने सपने को साकार करने की कोशिश करना चाहते थे। नहीं, मैं अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ हूं, खुद को मोटिवेट करते हुए सक्षम छाबरा मन ही मन खुद से कहते हैं और वीर की तरफ देखते हैं। वीर को म्यूटेंट एलियंस पर उस तरह से अटैक करता हुआ देखकर सक्षम छाबरा को ऐसा महसूस होता है कि एक बार फिर से वो उसी दौर में पहुंच गए थे जब उनके खून में जोश और उबाल था, जब उन्हें किसी का भी डर नहीं था, न मौत का, न ही किसी एलियन का और न ही मौत का। और ये वही मोमेंट था जब सक्षम छाबरा को डीपली ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि अभी तक उनका खून पानी नहीं हुआ है। उनके दिल में अभी भी जोश और हिम्मत बाकी है। अभी भी वो हर वो चीज अचीव कर सकते थे जो वो 20 साल पहले नहीं कर पाए थे। और यही वजह थी कि अभी भी वो एक मर्द की तरह माउंटेन्स की चोटी पर जाना चाहते थे। मरो, सब के सब मरो। अचानक से ही जोश में सक्षम छाबरा का खून खौल उठता है और अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड को उठाकर वो अपनी तरफ आने वाले बर्फ के कवच वाले एलियन का सिर तुरंत ही धड़ से अलग कर देते हैं। मैं जानता था। सक्षम छाबरा को जोश में देखकर वीर के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। कहीं ना कहीं वीर को हमेशा से इस बात पर विश्वास था कि सक्षम छाबरा का जोश अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और उन्हें बस एक पुश की जरूरत है। और आज सक्षम छाबरा को इतने जोश के साथ उन एलियन से लड़ता हुआ देखकर वीर को महसूस हो रहा था कि उसका विश्वास पूरी तरह से सही था। और फिर सक्षम छाबरा की जोश भरी गुर्राहट के साथ वीर भी म्यूटेंट एलियंस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर इसी तरह सक्षम छाबरा, वीर और आकेश अंकल के साथ साथ बहुत से लोग भी पूरे जोश के साथ उन म्यूटेंट और प्राइमरी एलियंस पर अटैक करते हुए उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। और अब जब वीर और उसका ग्रुप पूरे जोश के साथ उन म्यूटेंट और प्राइमरी एलियंस के साथ लड़ रहे थे कि तभी अचानक से एक लाल और गोल्डन रंग की फायर बर्ड हॉल में अपने खूबसूरत पंख फैलाते हुए आ जाती है और अपने साथ साथ सभी की डेविल सोल्स में एक सुंदर सा ऑरा भी लेकर आती है।
उस फायरबर्ड के हॉल में आते ही सभी लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उन सभी के डेविल सोल्स की काबिलियत अच्छी खासी इम्प्रूव हो गई है, जिसकी वजह से उन सभी के लिए उन सारे एलियन से निपटना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। डेविल सोल ऑरा? क्या ये एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल ऑरा है? हैरानी और शौक के मारे अपनी आंखें बड़ी करते हुए रचित झा म्यूटेंट एलियन के बीच में मौजूद वीर को देखते हुए उससे पूछता है। अनफॉर्चुनेटली वीर के पास इस समय उसके सवाल का जवाब देने का वक्त नहीं था। अपने आसपास देखते हुए वो म्यूटेंट एलियंस और एरिस्टोक्रेट स्पिरिट को तीखी नज़रों से देखता है। लग रहा था कि हॉल के अंदर मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट और हर एक लिविंग एलियन की तस्वीर वीर के दिमाग में जैसे छप सी गई थी। अपनी ब्रेन पावर का इस्तेमाल करते हुए वीर जल्दी से हर सिंगल पॉसिबिलिटी कैलकुलेट कर रहा था। खुद को फेरी क्वीन के रूप में बदलने की वजह से वीर की आई साइट काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गई थी, जिसकी वजह से उसे अपने दुश्मनों की स्पीड स्लो लगना शुरू हो चुकी थी और इसी वजह से वीर को सोचने के लिए अच्छा खासा समय भी मिल गया था। वीर एक कदम उठाता है और उसकी की पूरी बॉडी जेड में बदल जाती है। अगर इस समय कोई उसके आर्मर के अंडर मौजूद उसकी बॉडी को देख पाता तो वो ज़रूर इस बात को अप्रिशिएट करता कि आर्मर के अंडर वीर की बॉडी इस समय देखने में कितनी ज़्यादा डेलिकेट और गॉर्जियस नज़र आ रही थी। और फिर जब वीर एक स्नो वुल्फ को छूता हुआ निकलता है तब उस स्नो वुल्फ के कंधे पर करीब 1 फुट लंबा कट आ जाता है और फिर अगले ही पल उस 1 फुट लंबे कट में से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जेड के जैसी दिखने वाली वीर की हथेली पर उस खून का रंग तक नहीं चढ़ता है। और ये तो वीर की परफॉर्मेंस की बस शुरुआत थी। अभी तो वीर की पूरी पिक्चर बाकी थी। दर्जनों म्यूटेंट एलियंस और एरिस्टोक्रेट स्पिरिट के अटैक के अंडर वीर को देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो इस समय किसी भी तरह की जल्दबाजी में है। इनफैक्ट वीर तो इस समय इतना ज़्यादा शांत था कि ऐसा लग रहा था जैसा मानो उसे कोई भी चीज़ अफेक्ट ही नहीं कर रही हो। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ही करीब से वीर के मूव्स को ऑब्जर्व करे तब उसे रियलाइज़ होगा कि वीर के हर एक मूव में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस है। वो कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा मूवमेंट्स नहीं कर रहा था। उसकी की पूरी बॉडी इस समय बहुत ही हाईली एफिशिएंट मशीन की तरह हो गई थी, जो वीर के अंदर जितनी भी पावर मौजूद थी उसे जनरेट कर रही थी। दूसरी तरफ वीर को मारने की कोशिश करते हुए वो एरिस्टोक्रेट स्पिरिट अपना बर्फ का भाला उठाती है। साथ ही साथ करीब 1 दर्जन म्यूटेंट एलियंस वीर को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीर को एक इम्पॉसिबल तरीके से लगने वाला सर्वाइवल का एक स्लिम चांस नजर आ ही जाता है और बस अगले ही पल म्यूटेंट एलियंस के ब्लॉक को तोड़ता हुआ वीर तेजी से देवता के उस बड़े से स्टैचू की तरफ भागने लगता है। इस पॉइंट पर जहां वीर तेजी से उस देवता के बड़े से स्टैचू की तरफ बढ़ रहा था,